आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खुद मीडिया से मुखातिब हुए और 4.5 साल में सरकार के काम और उपलब्धियों का पूरा ब्यौरा सामने रखा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद एक एक करके अपनी सरकार की हर योजना और उपलब्धियों का पूरा ब्यौरा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गन्ना किसानों के भुगतान से लेकर उत्तर प्रदेश में निवेश और सरकार की तरफ से रोजगार के लिए उठाए कदमों की सिलसिलेवार जानकारी। याद करिए 2007 से लेकर 2017 के बीच प्रदेश के अंदर गन्ना मूल्य का 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान होता है और 2017 से अब तक 4.5 वर्ष के अंदर 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। 2007 से लेकर 2017 के बीच तमाम चीनी मिलें बेची गई, औने पौने दाम में बेची गई, बंद की गई। किसान के पेट पर लात मारने का कार्य पिछली सरकारों ने किया। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ था। हमारी सरकार ने बंद चीनी मिलों को चलाने का काम किया, नई चीनी मिलें लगवाने का कार्य किया, गन्ना किसानों को समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान हो इसके लिए कार्य किया। और हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि कोरोना कालखंड में जब देश के तमाम राज्यों की आधी चीनी मिलें बंद हो गई थी, कोरोना का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए भी सभी चीनी मिलों को चलाने का कार्य किया गया। उत्तर प्रदेश में परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी स्वतः रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं बढ़ी। उनके प्रशिक्षण, उन्हें टूल किट उपलब्ध कराना और व्यवस्थित रूप से उन्हें अपने आत्मनिर्भर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान इस दिशा में बेहतरीन रूप से कार्य कर रहा है। तो सुरक्षा का जो एक बेहतरीन वातावरण प्रदेश के अंदर तैयार हुआ, आज वो आप सबके सामने है कि वह निवेश की संभावनाओं को ही बढ़ाया है। वह प्रदेश के अंदर चाहे वह बहन और बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला रहा हो, प्रदेश के उद्यमियों के सामने, प्रदेश के व्यापारियों के सामने, प्रदेश की आम नागरिकों के सामने सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण प्रदेश सरकार ने जहां स्थापित किया। निवेश केवल हमारे लिए निवेश तक सीमित नहीं था, हमारे नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार का भी माध्यम था। और उसका परिणाम बड़े पैमाने पर 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार की संभावनाएं इस निवेश के, इस भारी भरकम निवेश के माध्यम से प्रदेश के अंदर उपलब्ध होते हुए दिखाई दे। सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना तो प्रदेश के अंदर निवेश भी बड़ी पैमाने पर आया। 2018 का आप लोगों ने प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट देखा होगा। देश का हर उद्योगपति आया था और आज प्रदेश के अंदर पारदर्शी कार्य पद्धति, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का परिणाम है कि देश और दुनिया का हर उद्योगपति प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए उत्सुक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय की सुगमता में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग मारी है। आज अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से पहले की सरकारों के कार्यकाल पर कहा कि पिछली सरकारों में यूपी में ट्रांसफर पोस्टिंग को एक उद्योग की शक्ल दे दी गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के कार्यकाल को भी याद दिलाते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी में दंगे आम बात होती थी। दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन चुकी थी। आपने 2012 से 2017 के बीच के इस कालखंड को भी देखा होगा, क्योंकि ज्यादा पुरानी बात मैं नहीं, केवल इससे ठीक पहले का जो कार्यकाल था उसमें देखा होगा कि हर तीसरे चौथे दिन एवरेज एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी सख्ती के साथ कानून के दायरे में उसे ला करके
उसके खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई भी की गई। ये तो भर्ती निकलती थी और परिवार के अलग अलग सदस्य, खानदान, पूरा खानदान वसूली के लिए प्रदेश में निकल पड़ता था। 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, एक भी भर्ती में कहीं कोई दलाली नहीं, कहीं किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं, पूरी ईमानदारी, पूरी पारदर्शिता के साथ जब कार्यक्रम हुआ तो माननीय न्यायालय को भी किसी भी भर्ती में स्थगन आदेश नहीं देना पड़ा और पूरी पारदर्शिता के साथ 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी गई। 2017 के पहले ट्रांसफर और पोस्टिंग एक उद्योग हो चुका था, इसकी भी बोली लगती थी, इसके नाम पर भी हर एक पोस्ट बिकता था। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर कोई भी व्यक्ति आरोप नहीं लगा सकता कि किसी भी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई लेन देन हुआ है। प्रशासन में स्थिरता दी गई। 2017 के पहले आप देखेंगे अधिकारी वे कमिश्नरी स्तर पर हो, जोन स्तर पर हो, रेंज स्तर पर हो, जनपद स्तर पर हो, तहसील स्तर पर हो, थाने स्तर पर हो, हर महीने 2 महीने में ताश के पत्तों की तरह फेंटे जाते थे। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो जवाबदेही थी वो अधूरी रह गई, जनता से किया वादा पूरा नहीं हुआ है। माननीय योगी जी के 4.5 साल के कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी उम्मीद थी कि 4.5 साल के नाकामियों और उपलब्धियों पर माननीय योगी जी खुलकर बोलेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि जितनी बातें भी उन्होंने बताई, ज्यादातर बातें झूठ हैं। तमाम बातें रखी गई, लेकिन जो जवाबदेही थी वो जवाबदेही अधूरी रह गई। एक तरफ यूपी की भाजपा सरकार 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर अपने काम का बखान करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष यूपी सरकार पर निशाना साध रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि रिपोर्ट कार्ड में सब कुछ झूठ होगा। हम बनारस में हैं, कोई भी काम इनका धरातल पे नहीं है, सब कागज पे है। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो इनके इर्द गिर्द घूम करके वो पूरे देश को लूट रहे हैं। जब भाजपा पूरे देश को लूट रही है तो उनके इर्द गिर्द वाले इनको समझा के पूरा प्रदेश लूट रहे हैं। और बड़ी खबर लखनऊ से, मंत्री और विधायक कल मीडिया के सामने रखेंगे अपना अपना रिपोर्ट कार्ड। 4.5 साल में अपनी विधानसभा के लिए क्या काम किया, ये विधायक और मंत्री जनता के सामने बताएंगे, जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। तो बड़ी खबर लखनऊ से है, आज मुख्यमंत्री ने पूरी सरकार का ब्यौरा दिया और अब मंत्री और विधायक कल मीडिया के सामने अपना अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, ये कार्यक्रम क्या हर जिले और हर विधानसभा क्षेत्र में होगा? कहां पर ये रिपोर्ट कार्ड पेश किए जाएंगे? अफजल, देखिए, प्रदेश के कई शहरों में अलग अलग जगह जो विधायक हैं वो अपने अपने रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। खासतौर से वो विधायक जो इस समय प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, वो अपने अपने जिले में जो उनकी विधानसभा सीट है जहां पर, वहां पर जाकर वो मीडिया के माध्यम से अपना रिपोर्ट कार्ड सामने रखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने इन 4.5 सालों में अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या काम किया है। लखनऊ के लिए अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्री है ब्रजेश पाठक, मध्य विधानसभा क्षेत्र जो है वहां से विधायक भी है वो। इसी तरह से अगर बात करें तो बाल विकास पुष्टाहार मंत्री है स्वाति सिंह, जो सरोजनी नगर की विधायक है। तो ये दोनों मंत्री जो है अलग अलग समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में 4.5 साल में क्या विकास कार्य किए हैं। देखिए, 4.5 साल का कार्यकाल सरकार का पूरा हो चुका है और लगातार विपक्ष जो है वो ये आरोप लगा रहा है कि मंत्री जो है, जो विधायक है, अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किए। सरोजनी नगर सीट की बात करें, वहां पर भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि सड़कें खस्ता हाल है, गर्ल्स कॉलेज बनना था और डिग्री कॉलेज वो आज तक नहीं बना और तमाम जो वहाँ पर सुविधाएं मिलनी चाहिए नहीं मिली। तो अब जो विधायक है वहाँ के, बतौर विधायक ये लोग कल बताएंगे कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या काम किया। अगर हम इससे पहले देखें तो हर साल जैसे जैसे एक साल पूरा होता है कार्यकाल का, तो हम देखते जो मंत्री है वो अपने पूरे विभाग के बारे में मीडिया के सामने जानकारियां लाते हैं कि उन्होंने अपने विभाग में क्या किया। जैसे अगर बात करें शिक्षा मंत्री होंगे तो शिक्षा के बारे में बात करते हैं, अगर कृषि मंत्री है तो कृषि की। लेकिन इस बार का जो कार्यक्रम है वो सिर्फ विभागों तक सीमित नहीं है। अब इन विधायकों को वोट मांग
ढूंढने के लिए अपने क्षेत्र में भी जाना होगा और वहां की जनता को भी देखिए जवाब देना होगा। जनता के मन में जो सवाल होंगे, विपक्षियों के जो आरोप है उनके जवाब देने होंगे। तो शायद ये एक बड़ी वजह है जो विधायक अपनी विधानसभा सीट के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि उन्होंने कितनी सड़कें बनवा दी, कितने स्कूल बनवा दिए उनके 4.5 साल के कार्यकाल में। अगर बात करें जल निकासी की तो उसके लिए क्या काम किया, या जो विधानसभा क्षेत्र की जो क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं, लोगों की समस्याएं होती हैं, वहां पर उसको लेकर उन्होंने क्या काम किया, इसके बारे में ये लोग अब अपनी पूरी जानकारी देंगे। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए शैलेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे, जहां पर उन्होंने राम जन्मभूमि जाकर रामलला के दर्शन किए। इस दौरान सीएम ने कहा कि भाजपा की सरकार में ही हर वर्ग को शासन का लाभ मिल रहा है, यह हमारी सरकार में ही संभव है। और समाज में हर तबके का सम्मान हो, हर तबके को उसका अधिकार मिले, शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको प्राप्त हो, यही तो भारतीय जनता पार्टी कहती है। और बड़ी खबर लखनऊ से है। त्योहारों को लेकर गाइडलाइंस जारी हुई है। कोविड प्रोटोकॉल, शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश है। अगले महीने शारदीय नवरात्रि है, दशहरा और चेहल्लुम है। सीमित क्षमता में त्योहारों का आयोजन किया जाए। धार्मिक स्थलों पर ज्यादा भीड़ न जुटने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, क्या कुछ गाइडलाइंस में कहा गया है? देखिए, साफ तौर से कहा गया है कि जिस तरीके से भी आगामी जो त्योहार आ रहे हैं उसमें सभी को, ये नहीं है कि आप त्योहार को मनाइए, लेकिन जो कोविड गाइडलाइंस है उनको पूरी तरह से सभी को फॉलो करना है। और मुख्यमंत्री ने आज जब बैठक की तो उसमें ये कहा है कि सभी लोग, चाहे आप कहिए अभी विजयदशमी का भी पर्व आ रहा है, साथ ही साथ शादी नवरात्रि आ रही है, चेहल्लुम भी आ रही है, तो साफ तौर पर कहा है कि ये जिम्मेदारी अधिकारियों की है कि वो देखें कि सभी लोग त्योहार भी मनाएं, लेकिन कोविड जो गाइडलाइन है उसको फॉलो भी करें। हालांकि प्रदेश में कोविड के मामले लगातार कम हुए हैं, बहुत, अगर हम कहें तो तकरीबन 170-80 के आसपास ही सक्रिय मामले बचे हुए हैं। और इसीलिए आज एक और निर्णय लिया गया कि अगर कहीं शादी वगैरह कोई कार्यक्रम है तो उसमें 100 लोगों की अनुमति भी दे दी है। पर बार बार चाहे केंद्र सरकार की तरफ से कहें, चाहे हम जो स्वास्थ्य के वैज्ञानिक हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि जब त्योहार आएंगे, आगामी महीने जो त्योहार के शुरू हो रहे हैं, तो अगर सब भीड़ एक साथ जुटेगी तो कहीं न कहीं संक्रमण बढ़ने का खतरा भी है। और इसीलिए आज विशेष तौर से ये निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को जिले में कहा गया है कि वो इन सारी चीजों को देखेंगे। और खास तौर से मान लीजिए नवरात्रि के में जब दुर्गा पूजा होती है तो उसमें जो मूर्तियों का विसर्जन होगा उसमें भी लोग छोटे वाहनों का प्रयोग करें, मूर्तियां जो भीड़ कहीं ना जाने पाए, इस तरह के निर्देश अब दिए गए हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अनुभव, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो सीमित क्षमता में त्योहारों में आयोजन हो, कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा, सीधे और साफ निर्देश हैं। धार्मिक स्थलों पर ज्यादा भीड़ न जुटे, इसका भी ध्यान प्रशासन को रखना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या के बाद वो वाराणसी पहुंचे, जहां पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने आगामी चुनाव के लिए काशी से अनुसूचित जाति के विकास का नारा बुलंद किया है। कोई समाज आत्म विस्मृति के गर्त में पहुंचता है या उसको पहुंचाया जाता है, उसको उसके इतिहास से, उसकी परंपरा से काट दिया जाता है, तो आत्म विस्मृति की स्थिति में पहुंच जाता है और फिर भेदभाव का शिकार होता है, स्वछूत और अस्पृश्यता का शिकार होता है। इस देश ने सैकड़ों वर्षों तक इस दंश को झेला है और उसकी विकृति के फलस्वरूप गुलामी को भी भोगा है। वाराणसी में आज कांग्रेस का घोषणा पत्र संवाद कार्यक्रम पराकर भवन में हुआ, जिसमें कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने शिरकत की। कार्यक्रम में तमाम कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा की मुहिम के तहत घोषणा पत्र संवाद कार्यक्रम किया गया, जिसमें जनता से संवाद कर मैनिफेस्टो में मुद्दे शामिल करने की योजना है। हालांकि कांग्रेस के घोषणा पत्र संवाद कार्यक्रम में कुछ खाली कुर्सियां पदाधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही हैं।
वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने क्या कहा वो भी सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अलग अलग जगहों पे। हाँ ठीक है, खुद ही पर्चा बनाओ, खुद ही नंबर दो, खुद ही रिपोर्ट कार्ड दे दो, ऐसे थोड़ी होता है। रिपोर्ट कार्ड तो यहाँ हम देखेंगे, जनता देगी, उसको देखेंगे रिपोर्ट कार्ड को। क्या विकास को आप कितने नंबर देते हैं? विकास की तस्वीर आप देख रहे हैं। शून्य देते हैं। विकास तो हुआ ही नहीं है। प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के यूपी दौरे के बारे में बताया। इस मौके पर अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व निदेशक कन्हैया लाल ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। आपको बता दें कि 30 सितंबर को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रयागराज के दौरे पर आएंगे। संजय सिंह ने बताया कि शहर में छात्रों और युवाओं के साथ मनीष सिसोदिया सीधा संवाद करेंगे। 30 सितंबर को मनीष सिसोदिया जी प्रयागराज आएंगे और शिक्षा की बात मनीष सिसोदिया के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रयागराज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे धार्मिक, आध्यात्मिक और शैक्षिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर है, महत्वपूर्ण नगरी है। तो यहाँ पर आकर बात करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में क्या मॉडल होना चाहिए। आज दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने अपने प्रयासों से विश्व स्तर पर पहुंचाने का कार्य किया। वही मॉडल उत्तर प्रदेश में कैसे लागू हो सकता है, इसकी चर्चा छात्रों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ करेंगे। उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने महंगाई पर अजीबोगरीब बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को तेल और सब्जी दाल महंगी दिख रही है, लेकिन जो मीट मांस की दुकान पर और शराब की दुकान पर खड़े हैं उनसे पूछिए। जब आपको तेल महंगा दिखाई दे रहा है, सब्जी दाल महंगाई दे रही है, मीट की दुकान पर जो खड़े रहते हैं पूछा भी महंगा हो गया है, शराब की दुकान पर खड़े पूछा भी महंगा हो गया है, नहीं पूछते ना। शराब की दुकान पर लड़की कभी पूछा महंगी होगी कि नहीं होगी। देश कहाँ से कहाँ जा रहा है? आपके टैक्स से, आप जो महंगी चीज खरीद रहे हैं उससे, आपकी जीएसटी से, हमारे आपके पैसे के सहयोग से ही देश नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी ने जिले के सामाजिक संगठन के साथ प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ प्रबुद्ध सम्मेलन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के प्रदेश सह संगठन महामंत्री करमवीर मौजूद रहे। साथ ही केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हालांकि इस प्रबुद्ध सम्मेलन में कोविड नियमों की अनदेखी भी सामने आई। यहाँ भाजपा नेताओं के साथ कार्यकर्ता और प्रबुद्ध लोग बिना मास्क के दिखाई दिए। भाजपा के प्रदेश सह संगठन महामंत्री करमवीर ने किसान आंदोलन को लेकर निशाना साधा और कहा कि जो सड़कों पर है वो सड़कों पर ही रहेगा, असली किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन है संपूर्ण प्रदेश में सभी विधानसभाओं में प्रबुद्धों की हम समझ करते रहते हैं। इसलिए इस क्रम में कोरोना के बाद पहली बार ये प्रबुद्धों के साथ बैठने का गपशप चाय के प्रबुद्ध सम्मेलन नाम हमने दिया है, उसको हम कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता पर्याप्त है, समाज भाजपा के साथ है। तो भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में बात प्रबुद्धों के साथ हुई, लेकिन निशाने पर किसान आंदोलन भी रहा और यहाँ पर यह कहा गया कि जो किसान है वो खेती का काम खेतों में कर रहे हैं, बाकी जो लोग हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो मुजफ्फरनगर में हुआ, संजीव बालियान मौजूद रहे और कपिल देव अग्रवाल ने भी इसमें शिरकत की प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी ज़रूर देखने को मिली यहाँ पर और किसान आंदोलन पर भी निशाना साधा गया और कहा गया कि जो किसान है वो खेतों में काम कर रहे हैं, बाकी लोग क्या हैं वो आप खुद ही समझ जाए। तो मुजफ्फरनगर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हुआ तो लगातार प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भाजपा का चल रहा है।